नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी की इस सीरीज़ में। तो हम पढ़ रहे हैं 11वीं की एनसीईआरटी हिंदी, जो कि एचपीएससी एग्ज़ाम के लिए है और केवीएस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, पीजीटी हिंदी के लिए। तो हमने 3 रचनाएं अच्छे तरीके से पढ़ ली हैं। आज हम चौथी रचना पढ़ेंगे, जो कि बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। रचना का नाम है विदाई संभाषण, ठीक है। ऐसी अटपटी सी रचनाओं से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जो विदाई संभाषण रचना है वो बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है और एक व्यंग्यात्मक लेख है, ठीक है। और यह उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग कृति शिव शंभू के चिट्ठे का ही एक अंश है। इसमें बताया क्या गया है, इसमें भारत में 2 बार वायसराय बनकर आए लॉर्ड कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। इसके अलावा लेखक ने लॉर्ड कर्जन के अत्याचारों और उसकी लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से इसमें प्रस्तुत किया है और लॉर्ड कर्जन को माय लॉर्ड कहकर संबोधित भी किया है। तो सबसे पहले हम ये पंक्तियाँ पढ़ते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो लिखना था वह लिखा गया, अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। यह शिव शंभू के चिट्ठे की ही पंक्तियाँ हैं, जो कि बाल मुकुंद गुप्त की रचना है, ठीक है। अब इनके जीवन के बारे में कुछ बातें हैं। सबसे पहले इनका जन्म भी याद रखना है, क्योंकि ये हरियाणा वासी हैं। तो इनका जन्म हुआ 1865 में। गांव कौन सा था? गुड़ियानी था, जिला रोहतक था, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से याद रख लेना। और इन्होंने मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो ये एक पत्रकार थे। इन्होंने कई पत्रों का संपादन किया, जिनमें से अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी वंगवासी, भारत मित्र आदि मुख्य रूप से ये पत्रकार ही थे। तो इनकी जो रचनाएं हैं, शिव शंभू के चिट्ठे हो गए, चिट्ठे और खत हो गए, खेल तमाशा हो गए। इन्होंने 5 इनके काव्य संग्रह थे, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। 5 इनके काव्य संग्रह थे। उनके अगर नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हो। शिव शंभू के चिट्ठे ही हो गया, एक स्फुट कविताएं हो गई, गुप्त निबंधावली थे, और चिट्ठे और खत, ये हो गए 5, ठीक है। उसके बाद गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी, विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से काफ़ी ज्ञान अर्जन किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में देखा जा सकता है। प्रश्न बन सकता है, आपको राइटर के नेम देके पूछा जा सकता है कि किनको किस लेखक को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी माना गया है। तो बाल मुकुंद गुप्त का नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। तो ये मुख्य रूप से पत्रकार ही थे, ठीक है। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे साहित्य सृजन में भी सक्रिय रहे। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता और पूरी तरह मौजूद है। साथ ही उसमें व्यंग विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे। अस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई, ठीक है। आगे है विदाई संभाषण, उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग कृति है। सबसे पहले विदा तो आपने पक्की पक्की याद ही रखनी है कि किसकी क्या विदा है। तो ये एक व्यंग कृति है, विदाई संभाषण। शिव शंभू के चिट्ठे का ही एक अंश है। यह पाठ वायसराय कर्जन, जिनका जो समय था 1899 से 1904 से लेके 1904 से लेके 1905 तक 2 बार ये वायसराय रहे थे, के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, किंतु उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना एवं साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था, ठीक है। हर स्तर पर कर्जन ने अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, लिहाजा
प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा। वो क्षुब्ध होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चले गए। पाठ में भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है। देखो बच्चों, हमें पता तो नहीं है कि पेपर में जो प्रश्न है किस प्रकार से बनेंगे, लेकिन हम तो कोशिश कर सकते हैं। जैसे अगर हम एनसीईआरटी को ना पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा ना। हमसे पूछा जा सकता है कि विदाई संभाषण में किस लॉर्ड के बारे में, ठीक है, किस मतलब के अंग्रेज अधिकारी के बारे में बात हो रही है या किसकी इसमें चर्चा की गई है, तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन के बारे में बात हो रही है, जिसको बाल मुकुंद गुप्त जी ने माय लॉर्ड कहा है। ठीक है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की है कि शासन के आतताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। तो जो बाल मुकुंद गुप्त थे वो मुख्य रूप से एक पत्रकार थे और प्रेस पर इसने क्या कर दी, रोक लगा दी। तो उस समय का ये लिखा हुआ व्यंग लेख है। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी, नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साप्ताहिक गद्य का भी नमूना है। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में बातें थी। अब विदाई संभाषण को थोड़ी डिटेल से फटाफट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये लेख का शुरू ही होता है माय लॉर्ड से। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते, किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार न आप ही का था और न इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। तो क्या किसकी बात की गई है? वो कहते हैं कि तीसरी शक्ति है कोई। ठीक है, कर्जन और भारत के निवासियों के बीच में, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख है माय लॉर्ड। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। वे दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें, पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि विछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहाँ विछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी विछड़ने के समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू के 2 गायें थी, उनमें एक अधिक बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरन उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के विछुड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज लगाना कठिन नहीं है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है, और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार, मतलब कि सब चीज़ों का कर्ता धर्ता भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा।
जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह, घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता है, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, यह उसे खबर नहीं। इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि जहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा, वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे। किंतु बात उल्टी हुई, आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला रहे हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। मतलब आप उसने कर्जन ने बहुत सारे अत्याचार किए हैं। आप स्वयं भी खुश न हो सके और जहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। विचारिए तो क्या शान आपकी उस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफ लैला के अल्लादीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उसकी पत्नी की चांदी की थी। मतलब कि इतना सम्मान दिया था इनको, इतना स्वागत अच्छा किया था। दिल्ली दरबार में बात हो रही है उसकी, ठीक है। आप दाहिने थे वह बाएं, आप प्रथम थे वह दूसरे। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम किया, पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हौदा, चंवर, शत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे हैं। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा। पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करके और कन्वोकेशन विकृतता देते समय दिवाला निकाल दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ, उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहाँ भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी। कितने ही राजाओं को मट्टी के खिलौनों की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला। कितने ही मुट्ठी मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई, स्वाधीनता उड़ गई, बंग देश के सिर पर आरह रखा गया। आह, इतने बड़े माय लॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा, उल्टा उन्हीं को निकाल जाने का हुक्म मिला। जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना जहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। आपका पद छूट गया, तदापि आपका पीछा नहीं छूटा। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के 1 महीने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया और नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको उस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। ठीक है, ये कोई कहानी तो नहीं है, ये एक निबंध है। बस हमने नज़र रखनी है, नज़र निकालनी है कि इसमें कुछ खास तो नहीं है जो हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप बस नज़रों से इन रचनाओं को निकालते जाइए। यह आप ही जानते होंगे अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है। इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी
उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। मतलब कि जब उसको हटाया गया वायसराय के पद से तो उसकी जो मन स्थिति थी उसका वर्णन इसमें किया गया है। माय लॉर्ड, एक बार अपने कामों की ओर ध्यान दीजिए। आप किस काम को आए थे और क्या कर चले? शासक प्रजा के प्रति कुछ तो कर्तव्य होता है, यह बात आप निश्चित मानते होंगे। सो कृपा करके बतलाइए, क्या कर्तव्य आप इस देश की प्रजा के साथ पालन कर चले? क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? क्या प्रजा की बात पर कभी कान न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जी के विरुद्ध जिद से सब काम किए चले जाना ही शासन कहलाता है? एक काम तो ऐसा बतलाइए जिसमें आपने जिद छोड़कर प्रजा की बात पर ध्यान दिया हो। कैसर वन और जार भी घेरने घोटने से प्रजा की बात सुन लेते हैं, पर आप एक मौका तो बताइए जिसमें किसी अनुरोध या प्रार्थना सुनने के लिए प्रजा के लोगों को आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी बात सुनी हो। नादिर शाह ने जब दिल्ली में कत्लेआम किया तो आसिफ शाह के तलवार, ये कैसर और जार और नादिर शाह के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया गया, अगर आपने पढ़ना हो तो पढ़ लेना इसको स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। कहाँ थे? हाँ, आसिफ शाह के तलवार गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्लेआम उसी दम रोक दिया, पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विषेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई, तथापि बंग विषेद किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज़ होकर इस देश को छोड़ न जाती? तो ये है लॉर्ड कर्जन जिसके बारे में बात हो रही है। इसका जो समय था 1899 से 1904 तक, फिर 1904 और 5 में ये वायसराय रहे थे, ठीक है। यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, आपको भी उसने कम पीड़ा न दी, जहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। जहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है, दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेल कर पराधीनता सहकर भी वह जीती है। माय लॉर्ड, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा आपने कुछ न समझी और न जहाँ की दीन प्रजा की श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके। इसका बड़ा दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताव नहीं। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है। उसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। तो किसका जिक्र किया है? सुल्तान का, ठीक है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के एक स्थान में काटे थे। वहाँ चौकीदार से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, नगर द्वार से बाहर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था वह सुनिए। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़ मेरा प्रणाम लें, प्यारे नरवरगढ़ मेरा प्रणाम लें। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है। अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न लें। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम लें और मुझे जाने की आज्ञा दें। माय लॉर्ड, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश से क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, अभागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत वह शान देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरा बिगाड़ने में कुछ कमी न की। संसार के सबसे पुराने देश
जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है जो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूं कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें, आप कह सकते हैं, और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लेख है ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये कुछ शब्द अर्थ हैं, इनको देख लीजिए। चिरस्थायी का अर्थ होता है हमेशा रहने वाला, टिकाऊ। करुणोत्पादक, करुणा उत्पन्न करने वाला। दुखित, पीड़ित, जिसे कष्ट हो। विषाद, दुख, उदासी। आविर्भाव, प्रकट होना। दुखांत, जिसका अंत दुखद हो। सूत्रधार, जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो। सुखांत, जिसका अंत सुखद हो। लीलामय, नाटकीय। सारांश, निष्कर्ष। पटखनी, चित्त कर देना। तिलांजलि, त्याग देना। पायमाल, दुर्दशाग्रस्त, नष्ट। पायमाल का अर्थ देख लेना। आरह, आरा। अदना, छोटा सा। हेय, विच्छेद, टूटना। ताव, सामर्थ्य। तो ये होगी हमारी बाल मुकुंद गुप्त की रचना विदाई संभाषण। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे गलता लोहा। ठीक है, गलता लोहा रचना को पढ़ेंगे। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी क्लास तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। और जितने भी बच्चे पीजीटी की तैयारी के लिए लगे हैं तो कृपया वीडियो को देखा करिए। आप सभी के लिए मैं ये एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।